महाराज जी, एक उड़न सिख थे हमारे यहाँ, मिल्खा सिंह। और अब तक हम आपको एक दूसरे योगी के नाम से जाते थे कि जैसे आप दौड़ते रहते हैं, कल जैसे आप पूरे दिन दौड़े, आज दौड़े, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उड़न योगी का खिताब पाने जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सबसे पहले हिंदुस्तान को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश के 23 महीनों के विकास के इन बढ़ते कदमों पर आपने विशेष संवाद और मंथन का ये कार्यक्रम यहाँ रखा है। हिंदुस्तान का हर 5वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है। इतनी बड़ी आबादी की बुनियादी सुविधाएं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अगर हम दौड़ेंगे नहीं, अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे, अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, तो हमें दोनों मोर्चों पर कार्य करना है। एक, 15 वर्षों के भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडागिर्दी के इस कचड़े को भी सफाई करना है, लेकिन साथ साथ लोगों के सामने भविष्य की एक शानदार राह भी बनानी है। उनके वर्तमान और भविष्य दोनों को शानदार बनाना है। तो परिश्रम के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और मुझे लगता है हम सब इस बात को मानते हैं कि पुरुषार्थ का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता है, और उसी पुरुषार्थ के लिए ये परिश्रम किया जा रहा है। तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, वो तो ठीक है, उस पर भी बात करेंगे, प्रदेश की तरक्की पर आपने जो काम किया। लेकिन उड़न योगी वाली बात आप कहीं, मुझे लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में होने वाला है। ये ऐसा नहीं है। देखिए, आप यही नहीं, आप प्रदेश के बाहर भी जा के अपनी पार्टी का प्रचार जिस तरह कर रहे हैं। मेरे जो है 23 महीनों के कार्यकाल को अगर आप देखें तो मैंने एक वर्ष में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों का दौरा बाकायदा कर लिया था। और देश के, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। पहले उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों का दौरा किया। जिन लोगों ने 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे होंगे उत्तर प्रदेश के, उन लोगों से पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों का उन्होंने दौरा किया है, या उत्तर प्रदेश की सामाजिक, वहाँ की आर्थिक, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में उनको कितनी जानकारी है। मैं समझता हूँ कि सारी तथ्य सामने आ जाएंगे। और एक औपचारिकता नहीं थे मेरे दौरे। मेरे दौरे होते थे, वहाँ पर प्रारंभ होते थे पहले बेसिक शिक्षा के विद्यालयों का निरीक्षण, या वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के साथ शुरू होते थे। किसी मलिन बस्ती या किसी अति पिछड़ी बस्ती के दौरे करने के बाद शुरू होते थे। प्रशासन के साथ फिर समीक्षा बैठकें होती थीं, विकास की योजनाओं के निरीक्षण के होते थे। ये सारे कार्यक्रम हर जनपद में मैंने पहले वर्ष में ही पूरे कर दिए थे। तो स्वाभाविक रूप से अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अपने इन दौरों को इतनी तेजी के साथ मैं या मेरे सहयोगी नहीं कर पाते, तो यहाँ की परिस्थितियों के बारे में उतनी जानकारी हमें नहीं मिल पाती जो जमीन पे जाकर के देखने को मिली। आज उसका परिणाम है कि हम लोगों ने जो अपनी आंखों से देखा, उसके अनुरूप उसकी नीतियां बनाई, फिर उसका क्रियान्वयन किया। आज उसके परिणाम जनता के सामने दिखाई दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी पिछले हफ्ते कुंभ समाप्त हुआ है। कुंभ के आयोजन पर बात बाद में करूंगा। मुझे फिलिप कोटलर, एक संसार के सबसे बड़े मार्केटिंग गुरु हैं, उनकी एक उक्ति याद आ रही है, उनकी एक कहावत याद आ रही है जो उन्होंने कहा। वो ये कहते हैं, उपभोक्ता ये समझता नहीं कि उसे क्या खरीदना है, लेकिन वो महसूस करता है। तो ये बताएं कि आपने ये फिलिप कोटलर को पढ़ा, या आप में जन्मजात है? जैसे आपने ये कहा कि कुंभ नहीं, अब और अर्ध कुंभ नहीं, कुंभ आज से नाम होगा इसका। उससे पहले आपने शहर का नाम ही बदल दिया, प्रयागराज कर दिया। तो आयोजन से पहले ये बदलने का सिलसिला क्या था नामों का? देखिए, हर एक चीज की अपनी एक पहचान होती है।
और उस पहचान को अगर आप प्रदान कर देंगे तो उसका एक नया वैभव देखने को मिलता है, एक नया स्वरूप देखने को मिलता है। कुंभ, प्रयागराज का कुंभ 2019 में होगा। मुझे 17 में जब मुख्यमंत्री में बना, मुझे बहुत जानकारी नहीं थी। हल्की स्मृतियां थी कि 13 में महाकुंभ था तो 19 में कुंभ पड़ेगा, लेकिन एक सामान्य व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरी भेंट होती है तो उन्होंने कहा, देखिए 2019 में कुंभ का आयोजन होगा और क्या ये हो सकता है कि कुंभ को दुनिया के एक यूनिक इवेंट के रूप में आप प्रस्तुत कर सकें। मैंने इससे पहले कुंभ के कई आयोजन देखे थे और उनमें मैं भागीदार भी बनता था। दूसरा, उनसे संबंधित उन चीज़ों को भी मैं देखता था कि वास्तव में कुंभ के बारे में, भारत के बाहर लोग क्या लिख रहे हैं, क्या उसके बारे में कह रहे हैं। इसलिए कुंभ का एक संदेश क्या होना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि 2013 में महाकुंभ था, तब 12 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे। 2019 में 24 कुंभ करोड़ था, पहुंच गए। उससे दुगने से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। पहला कुंभ है इतिहास का, भारत की पौराणिक परंपरा का पहला आयोजन है जो निर्विघ्न संपन्न हुआ है, एक्सीडेंट फ्री। एक भी दुर्घटना नहीं घटित हुई है पूरे कुंभ में। और कुंभ के आयोजन ने देश और इसको एक वैश्विक स्वरूप प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं, जिन्होंने इस कुंभ को यूनेस्को के द्वारा मानवता की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रस्तुत करने, 70 देशों के राजदूतों के द्वारा अपने अपने देशों के राष्ट्रध्वज को प्रयागराज में स्थापित करने और 193 जो यूएनओ के सदस्य देश हैं उनमें से 187 देशों का प्रतिनिधि भी 22 फरवरी को प्रयागराज कुंभ में आया है। 70 देशों के 3200 से अधिक अप्रवासी भारतीयों ने भी प्रयागराज कुंभ में संगम में, पवित्र संगम में स्नान किया और भारत के संवैधानिक पद का हर व्यक्तित्व प्रयागराज कुंभ में आया। देश के लगभग ज्यादातर राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों ने भी प्रयागराज कुंभ में भागीदारी की। इसके लिए नाम बदलने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वहीं पे आ रहा हूं। इसके अलावा प्रयागराज कुंभ में लगभग 1500 से अधिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी उस आयोजन में भागीदार बने आस्था के इस महासंगम में। मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब नाम इलाहाबाद था तो लोगों को लगता था कि एक सामान्य आयोजन हो रहा है, लेकिन जब उसकी पौराणिक पहचान दे दी प्रयागराज तो पूरी दुनिया वहां उमड़ पड़ी। यह उसकी ब्रांडिंग थी। उसकी ब्रांडिंग ने उसको उसकी पुरानी पहचान दी है और उस आधार पर प्रयागराज कुंभ दुनिया के सामने न केवल कौतूहल का विषय बना, मैं समझता हूं 24 करोड़ श्रद्धालु जन वहां आए। 24 करोड़ की ये संख्या दुनिया के अंदर भारत को छोड़ दें तो केवल 4 अन्य देशों के पास है। इतने लोग हमारे यहाँ एक तीर्थ में आते हैं एक सर्टेन पीरियड में। यह इस बात को साबित करता है कि हमारे पास अपार पोटेंशियल है, इसको प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये अपार संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने स्पीड पकड़ी है और मुझे प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ ने वो संदेश देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। जब आप ये कुंभ का आयोजन कर रहे थे तो उस समय भारत पर आतंकी हमले का थ्रेट बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट उसी बीच में पुलवामा हो गया। तो आपने जब इतना बड़ा आयोजन जब किया तो ये इस थ्रेट से निपटने के लिए ऐसा क्या किया जो मिसाल बन सके? देखिए, दोनों चीज़ें थी।
पुलवामा की आतंकी घटना का जिस तरीके से बाद में जवाब दिया गया है, यह अपने आप में एक नए भारत की तस्वीर है जो आतंकवाद को पूरी तरह नष्ट करने और आतंकवाद से मुक्त भारत की इस परिकल्पना को साकार करता है। हम लोगों ने प्रयागराज कुंभ के पहले अपनी पूरी तैयारियां भी की थी और टेक्नोलॉजी का भी हम लोगों ने पूरा उपयोग किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो या फिर इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर की बनाने की, ये सारे कार्य हम लोगों ने किए थे। एक जगह में बैठ करके हम एक कंट्रोल रूम से बैठ करके कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बना करके हम लोगों ने एक जगह से कुंभ के पूरे क्षेत्र को और प्रयागराज की पूरी सिटी को एक जगह से हम कंट्रोल कर रहे थे। एक एक गतिविधि पर हम लोगों की नज़र थी, कहाँ पर क्या है, कहाँ भीड़ है, कहाँ पर भीड़ में भगदड़ मच सकती है, कहाँ पर कौन व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है। एक एक गतिविधि हम एक जगह से उसको नियंत्रित कर रहे थे। उसका प्रचार भी हम लोगों ने किया। और दूसरा, हर एक व्यक्ति को मालूम है उत्तर प्रदेश में वह विकास के लिए जा सकता है, उत्तर प्रदेश में वह स्वयं की सुरक्षा के लिए जा सकता है, उत्तर प्रदेश में वो रोजी रोजगार के लिए जा सकता है। हम सबको सुरक्षा देंगे, सबका सम्मान भी करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर वो सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए जाएगा तो उसको कहाँ पहुँचना है ये भी उसको मालूम है। इसलिए उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता भी सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश में आने वाला हर व्यक्ति भी सुरक्षित है। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने इस दायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। चलिए, धर्म कर्म का एक और बहुत बड़ा मुद्दा है अयोध्या। और आपने वहाँ कहा, वादा किया वहाँ के लोगों से कि मंदिर वहीं बनेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की बात की है। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप इसके बहुत पक्ष में नहीं थे। देखिए, अयोध्या, ये मैं नहीं कहता हूँ, दुनिया कहती है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। ये व्यापक आस्था का विषय है और मुझे लगता है उस व्यापक आस्था को सम्मान मिलना चाहिए। मध्यस्थता से अगर समस्या का समाधान हो जाता तो मुझे लगता है सबसे पहला स्वागत करने वाला व्यक्ति मैं होता। हम लोग आज से नहीं, शुरू से इस बात का प्रयास कर रहे हैं। लगातार ये प्रयास हुए हैं, लेकिन 1986 से लेकर के 1989 के बीच जो प्रयास हुए, हमेशा कभी न कहीं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी या सुन्नी वक्फ बोर्ड जब प्रमाण उपलब्ध कराने की बात आती थी तो ये वार्ता की टेबल से उठ करके चले जाते थे। एक दूसरी बात, अयोध्या के मुद्दे को लेकर के अगर आप देखेंगे तो दूसरी बात जो सबसे बड़ी सामने आती है वो ये कि जो लोग 30 सितंबर 2010 के पहले इस बात को बार बार कहते थे, चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ की जो 3 जजेस की विशेष पीठ है वह जो फैसला करेगी हम मानेंगे। 30 सितंबर 2010 को 4:30 बजे तक मुस्लिम पक्ष इस बात को चिल्ला चिल्ला के कहता था, लेकिन जैसे ही फैसला आया उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। वे लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। आज वे लोग मध्यस्थता का स्वागत कर रहे हैं। कल वार्ता प्रारंभ होगी, प्रमाण उपलब्ध कराने की बात होगी। प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं। देखिए, अयोध्या के मुद्दे पर एकदम पूरा तस्वीर एकदम स्पष्ट है। एएसआई ने उत्खनन के बाद जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, और ये मैं नहीं कहता हूं, उस समय एएसआई के जो वहाँ के एडिशनल डायरेक्टर थे के मोहम्मद, हाई कोर्ट के निर्देशन पर जो उत्खनन हुआ था, उन्होंने स्वयं इस बात को प्रमाणित किया है कि 1994 में श्री नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व की केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है कि अगर ये साबित हो जाता है कि
जहां बाबरी ढांचा था, उस ढांचे, विवादित ढांचे के नीचे का विवादित ढांचा किसी हिंदू स्मारक को तोड़ करके बनाया गया है। अगर ये साबित हो जाएगा तो हिंदू भावनाओं के अनुरूप कार्य होगा। अगर नहीं साबित होगा तो मुस्लिम भावनाओं के अनुरूप कार्य होगा। श्री के मोहम्मद, जो एडिशनल डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे, उनके नेतृत्व में जो टीम के भी हिस्से थे, उस टीम ने जो उत्खनन कराया है और उसके बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय जजेस की जो फैसला दिया है, सभी ने इस बात को एक स्वर से कहा है कि जहां रामलला विराजमान है वह तमाम तथ्यों और प्रमाणों से ये साबित होता है कि वही राम जन्मभूमि है। साबित क्यों नहीं होना था? बंटवारा नहीं होना था जमीन का, ये कोई खानगी बंटवारे का मामला नहीं था। यह तो केवल ये साबित होना था कि ये है क्या। ये बात बहुत बार हो चुकी, मध्यस्थता का मेरा सवाल मैं क्या है कह रहा हूं ना, मैं उधर ही आ रहा हूं। अब आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस बात को कहा है कि मुसलमानों को चाहिए कि सम्मान से इस भूमि को हिंदुओं को सौंपने की अपनी सहमति दें। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का एक सम्मानजनक रास्ता निकालने का प्रयास मुस्लिम पक्ष को ये उदारता दिखानी चाहिए और इस बात को साबित करना चाहिए कि जो आक्रांता बाहर से आए थे, हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। ये साबित होना चाहिए। हम भारत के मुसलमान ये साबित करें कि उन आक्रांताओं से उनका कोई संबंध नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं है। और इतिहास में अगर कहीं किसी ने गलती की है तो उसका परिमार्जन होना चाहिए। हम इस पूरे स्थान को, कोर्ट ने क्या कहा क्या नहीं कहा, हम सहर्ष आपसी सहमति से इस पूरे स्थान को हिंदू समाज को देना चाहते हैं। उसके बाद वे हमारे पास हैं, उनकी कोई समस्या है, हम उस समस्या का समाधान का रास्ता निकालेंगे। लेकिन आक्रांताओं के साथ कोई व्यक्ति अगर अपना संबंध जोड़ता है तो बात नहीं बन पाएगी, ये बातें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और मेरा ये मानना है कि मध्यस्थता से होना होता तो एक बार नहीं, 1989 में, 1992 में, उसके बाद जब सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब कांचीपुरम के शंकराचार्य पूज्य जयेंद्र सरस्वती जी की अध्यक्षता में एक टीम बनी थी। उस समय भी ये प्रयास हुआ था। हमेशा एक पक्ष भागता रहा, वार्ता की टेबल से भागता रहा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक 3 सदस्यीय टीम गठित की है। मुझे लगता है कि अगर माननीय उच्चतम न्यायालय को लगता है कि दूसरा पक्ष इससे सहमत होकर के कोई एक रास्ता निकालता है तो निकले, अच्छी बात है। लेकिन देश और दुनिया इस बात को जानता है, ये व्यापक आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। केवल मंदिर का बात नहीं, मंदिर बहुत बनेंगे, समस्या नहीं। हम लोग सड़कें बनाते हैं, अगर हमें सड़क का चौड़ीकरण करना होता है, शास्त्रोक्त विधि विधान से मंदिर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर भी कर लेते हैं। हमने बहुत सारे किए हैं, जनहित के लिए हम लोग करते भी हैं। ये जन्म भूमि का, जहाँ रामलला विराजमान है वही राम जन्म भूमि है। और पूरा देश, पूरी दुनिया राम के प्रति जो अपार आस्था व्यक्त करती है, उस आस्था का सम्मान होना चाहिए। कल प्रधानमंत्री ने आपके सामने एक बात कही कि ये जो कॉरिडोर है ये मुक्ति का रास्ता बनेगा। इसका अर्थ क्या था? देखिए, कल भारत के इतिहास ने एक नई करवट ली है और मैं बहुत ऐतिहासिक दिन मानता हूं कल का। और ये कल ही नहीं, इससे पहले भी प्रयागराज कुंभ में मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। और 24 करोड़ वे लोग जो प्रयागराज कुंभ में आए, जिन्होंने अक्षय वट का दर्शन किया, 450 वर्षों के बाद ये सौभाग्य लोगों को प्राप्त हुआ। प्रयागराज का जब महात्मा आता है तो 12 माधव में एक माधव अक्षय वट भी है। और अक्षय वट में दर्शन श्रद्धालु जन इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि अक्षय वट किले के अंदर कैद कर दिया गया था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने
इसके बारे में एक रास्ता निकाला और प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु मुक्ति का अक्षय क्या वट का मतलब दर्शन। है? वो मैं वही रास्ते आ रहा की। हूं और वही स्थिति ज्ञानवापी से मुक्ति। मैं वही आ रहा हूं, मैं वहीं पे आ रहा हूं कि अक्षय वट का दर्शन आस्था का एक सम्मान। और वैसे ही काशी में, काशी का महात्म्य है बाबा विश्वनाथ के मंदिर से। काशी की पहचान है भगवान विश्वनाथ के मंदिर से, उस पवित्र स्थल से। 5 फुट चौड़ा संकरा रास्ता था। 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ के वर्तमान मंदिर के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया था। उन्होंने उस कार्य को आगे बढ़ाया। आभार व्यक्त करना चाहिए इस देश के आस्थावानों को, देश के प्रधानमंत्री जी का, कि 1916 में गांधी जी भी आए थे काशी में। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन था। उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी जी भी आए थे। उस समय वे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे और वहां की गंदगी, वहां की संकरी गलियों को देख करके उन्होंने बहुत तीक्ष्ण टिप्पणियां की थी। ऑडियो गांधी जी का आज भी है। मालवीय जी ने भी लिखा उसके बारे में। और उस कार्य को उन गलियों से और उस गंदगी से न केवल काशी को अपितु पूरे देश की आस्था को मुक्ति मिल सके, इसका शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कल प्रारंभ हुआ है, जब प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया और एक स्वयं उस स्थान पर वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना की। दूसरा, इस दौरान हम लोगों ने 300 से अधिक मकान वहां पर लिए। अब आश्चर्य करेंगे कि अब तक हम 46 मंदिर निकाल चुके हैं। जो लोग दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, 46 ऐसे मंदिर जो घरों में कैद हो चुके थे। किसी ने मंदिर के ऊपर किचन बना लिया था, किसी ने अपना शयन कक्ष बना लिया था, किसी ने टॉयलेट बना दिया था, किसी ने कुछ कर दिया था। ऐसे 46 मंदिर अब तक निकल चुके हैं और प्रत्येक मंदिर की उम्र भी 300 साल, 350 साल, 600 साल, 700 साल तक का है। तो खुदाई से भी 1-2 मंदिर मैंने अभी देखे वहां निकले। मैं क्या कर रहा हूं ना, ये सब मंदिर उसी से निकले हुए हैं, ये सब उसी उससे निकल रहे हैं कि कैसे एक पूरी सभ्यता दबी हुई थी वहां पर, कैसे एक पूरी परंपरा को दबा करके एकदम कैद करके रख दिया गया था। उस कैद से मुक्ति का मार्ग कल के काशी में विश्वनाथ धाम का शुभारंभ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और ये आस्था का सम्मान है और भारत को उसके अतीत के साथ जोड़ने, उसके इतिहास और उसकी संस्कृति से जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कार्य के लिए हृदय से अभिनंदन करते हैं कि काशी को उनकी पहचान और भारत की काशी के प्रति आस्थावान श्रद्धालुओं को उन्होंने ये सम्मान दिया है। अब मैं धर्म से विकास की बात करना चाहूँगा। आपने किसानों के प्रति जो काम करने का प्रयास किया, आपको लगता है पूरे देश में जब एग्रेरियन क्राइसिस के नाम पे इलेक्शन होते हों, पिछले इलेक्शंस में आपकी पार्टी को इसके प्रतिकूल परिणाम मिले कुछ स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश किसानों की जो भलाई है, एक तो कोई आत्महत्या यहाँ नहीं हुई, वो रिकॉर्ड अपने आप में एक अलग है, लेकिन जैसे गन्ना किसानों की समस्या है, वो अभी भी उन लोगों को लगता है जैसे पूरी तरह पेमेंट नहीं हुआ है, उनकी अपनी दिक्कतें हैं। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान 2017 से पहले आत्महत्या कर रहा था, एक सच्चाई है। 2012 से लेकर 2017 के बीच लगभग 300 किसानों ने प्रदेश के अंदर आत्महत्याएं की हैं। दूसरा, 2017 उससे पहले किसान इसलिए भी प्रदेश के अंदर परेशान था, हमारे पास यहाँ पे प्रोक्योरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी, एमएसपी का पॉलिसी नहीं थी। मैंने कहा ना, कोई प्रोक्योरमेंट नहीं होता था, आड़त के माध्यम से सरकार खरीदती थी, सरकार किसान से सीधे नहीं खरीदती थी। दूसरा, गन्ना किसानों के 5 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था। 2012, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 सारा गन्ना मूल्य का बकाया
जब हम लोग 17 में आए तब बकाया था। हम लोग जब आए 19 मार्च 2017 को हमने शपथ ली, मेरे मंत्रिमंडल ने शपथ ली। इसके बाद हम लोगों ने बैठक शुरू की और मैंने पूछा भाई ये एमएसपी की घोषणा भारत सरकार करती है तो एमएसपी का कोई लाभ तब तक होगा नहीं जब तक कि हम प्रोक्योरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं लाएंगे। तो अधिकारियों ने कहा कि साहब यहाँ पे तो कोई खरीदा नहीं जाता है। मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी को फ़ोन किया। मैंने कहा यूपी में प्रोक्योरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं, हमने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही है कि हम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम देंगे, ये कैसे होगा? उन्होंने कहा नहीं, दाम तो देना है लेकिन आप उन राज्यों को एक बार देखें जहाँ पर प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी होगी। तो मैंने कहा मैं तो अभी अभी आया हूँ, मुझे कोई जानकारी है नहीं। उन्होंने कहा एक काम करिए, पेड़ी की सबसे अच्छी खरीद होती है छत्तीसगढ़ में, आप एक टीम वहाँ भेज दीजिए। मैंने अधिकारियों को इधर निर्देश दिया, उधर 2 मंत्री और 3 अधिकारियों की एक टीम मैंने छत्तीसगढ़ भेजा। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से मेरी वार्ता हुई, टीम वहाँ गई और टीम वहाँ से 30 सितंबर को उस टीम को वापस आना था, 30 मार्च को वापस आना था, एक दिन लेट हो गए। और मुझे प्रसन्नता है कि 31 की सायंकाल तक जब ये लोग वहाँ से आए थे उससे पहले हम प्रदेश के अंदर 5000 क्रय केंद्र गेहूं के प्रदेश के अंदर खुल चुके थे और 1 अप्रैल से हम लोगों ने क्रय करना प्रारंभ किया। पहले वर्ष में 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय प्रदेश सरकार ने किया, सीधे किसानों से आरटीजीएस से 48 घंटे के अंदर उनके खाते में पैसा जाना। विगत वर्ष हम लोगों ने गेहूं का प्रदेश में 53 लाख मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा और एमएसपी से 10 रुपये अधिक किसानों को दिए। अंतर कितना होता है? इस देश का हर नागरिक जो किसानों का हितैषी है उसे प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त करना चाहिए कि इस सरकार ने एमएसपी में जो व्यापक परिवर्तन किया है कि लागत का 1.5 गुना दाम देना। मुझे याद है 2017 में जब हम लोगों ने किसानों को एमएसपी दिया था तो 1460 रुपये गेहूं का दाम था, 10 रुपये हमने अतिरिक्त दिया, 1470 दिया। और आज 2019 में हमने जो गेहूं का समर्थन मूल्य तय किया है वो 1840 रुपये दिया और 20 रुपये पर कुंटल अतिरिक्त हम प्रत्येक किसान को देने जा रहे हैं। 1860 रुपये प्रत्येक किसान को, एक किसान को मात्र 2 वर्ष के अंदर प्रति कुंटल 390 रुपये का अतिरिक्त लाभ हो जाए, मुझे लगता है यह देखने को अन्यत्र नहीं मिला होगा जो मोदी जी की सरकार में या भारतीय जनता पार्टी सरकार की दुगनी कब तक होगी? मैं उधर ही आ रहा हूं। ऐसे ही धान का हम लोगों ने किया। धान का यहां खरीदा नहीं जाता था। पहले वर्ष में 42 लाख मीट्रिक टन, इस वर्ष 48 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीदा। दलहन, तिलहन, आलू, इन सब का समर्थन मूल्य हमारी सरकार आने के बाद किया। और आपने गन्ना किसानों की बात कही, मार्च 17 से लेकर के और फरवरी यानी मुझे लगता है परसों तक हम लोगों ने, यानी 6 मार्च 19 तक हम लोग गन्ना किसानों का 56,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान करा चुके हैं। विगत वर्ष का पूरा गन्ना मूल्य का भुगतान हमारा पूरा हो चुका है। करंट सीजन का भी लगभग 60% तक हम गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं। आपको इतने आंकड़े कैसे याद रहते हैं? हम रोज उस बारे में कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच में प्रचार करते रहते हैं। ऐसा नहीं, आपके हवाई जहाज में आंकड़े पढ़ते कैसे याद रखते हैं? देखिए, 6 मार्च तक का आंकड़ा आप बता रहे हैं। मेरे पास आंकड़े इसलिए हैं क्योंकि मेरे साथ प्रत्येक विभाग को प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट कार्ड के साथ बैठना होता है। मैं कहीं भी देश के अंदर कहीं भी हूं, लेकिन रात्रि को मैं लखनऊ वापस आता हूं और लोगों को रात में सोने नहीं देते। लखनऊ आता हूं 11 बजे के बाद, फिर मेरी बैठक शुरू होती है और रात 11 बजे से लेकर 11 बजे के बाद शुरू होती है। 11 बजे आ रहा हूँ, 11 बजे के बाद बैठक होगी। प्रत्येक विभाग को अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना होगा, बताना पड़ेगा क्या उन्होंने किया, क्या प्रोग्रेस उनकी है। मुझे इसका मलाल कभी नहीं था मित्रों की मैं आईएएस नहीं बना। आज तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि वाकई मैंने कोई सही कदम उठाया। लेकिन यूपी की प्रशासनिक टीम ने अच्छा काम किया है, अच्छा काम कर रहा है। और मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस टीम के कार्य को देखना है तो कुंभ की सफलता और प्रवासी भारतीय दिवस की सफलता, ये इसका प्रमाण हो सकता है। जो उस पर उंगली उठाते हैं उनके सामने ये 2 कार्य देश और दुनिया के सामने जिस रूप में सामने आए हैं,
ये हमारी टीम का प्रदर्शन है और उनकी काबिलियत, इसके माध्यम से आप उसका, मुझे लगता है, इसका आकलन कर सकते हैं। ये एक एग्रेरियन क्राइसिस की बात हमने बहुत कर ली, एक रोजगार का मुद्दा है और आपकी सरकार, केंद्र की सरकार पर ज़्यादा आरोप लगता है कि रोजगार सृजित नहीं हुए जितना वायदा था। उत्तर प्रदेश में आपने भर्तियां तो शुरू की, लेकिन वो सारी की सारी अदालत में फंस जाती हैं। हम नहीं, हमारी कोई भर्ती अदालत में नहीं फंसी है। पिछली जी मैं आपका हर एक प्रश्न का जवाब जी, दूंगा, आप अपनी एकदम बात कहें जी, बेझिझक आप पूछिए। जी, आपको आंकड़ा याद होगा। देखिए, मेरे पास सारे आंकड़े याद हैं, आप जितना आप बोलेंगे मुझे वैसे मौखिक याद होंगे, क्योंकि आंकड़े तो हमने बनाए हैं। आप हमने इन 23 महीनों में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी हैं प्रदेश में। 2 लाख 9 हजार 2 लाख नौजवानों को। पुलिस की हमारी भर्ती कुशलतापूर्वक एक फील्ड में काम कर में आ चुकी है, एक ट्रेनिंग कर रही है, एक ट्रेनिंग के लिए जा रही है। ये 3 पुलिस की भर्तियां हमारी अब तक मेरे कार्यकाल में हुई हैं और कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि पुलिस की इन भर्तियों में किसी प्रकार का कोई लेन देन किसी स्तर पर किसी ने किया हो। पंकज सिंह कोई है जिन्होंने फेसबुक पे मुझे लिखा है, सर हम यूपीएसआई 2016 भर्ती में ऑल सेक्शन क्वालिफाइड 967 कैंडिडेट्स सिर्फ जनरल कैटेगरी होने के कारण बाहर कर दिए गए, जबकि 822 सीट खाली रह गई। सर प्लीज हमारी ओर से मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछिए। देखिए, प्रश्न में 2016 में 2017 में आया हूं, मैं जानता हूं। भर्ती 2016 की है, लेकिन इसका भी मामला है। देखिए, आपके प्रदेश के लोग हैं जी। मैं कह रहा हूं ना, मेरे पास पूरी जानकारी है। वो जानकारी ये है कि रिजर्वेशन का कोटा 50% है। अगर रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट मेरिट के आधार पर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज़्यादा अंक प्राप्त कर लेता है तो जनरल में ही वह काउंट होगा, रिजर्व में नहीं काउंट होगा। स्वाभाविक रूप से रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को रिजर्व कैटेगरी में जो आएगा उसी के अंतर्गत 50% में उसमें वो लाभ लेता है, लेकिन अगर उसकी मेरिट हाई है तो जनरल में भी वह आ जाता है। इनका जो प्रश्न है उसी से संबंधित है और मैंने इन सब कार्यों को एग्जामिन किया है। कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती गई है, आरक्षण के नियमों का पूरा पालन किया गया है और उसमें मुझे लगता है कि नौजवानों को तैयारी करनी चाहिए। हमारे पास जगह की कमी नहीं है, अगर योग्य कोई व्यक्ति है तो उसके लिए ढेर सारे अवसर उत्तर प्रदेश में हैं और मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में 2 लाख से अधिक भर्ती हम लोग किए हैं। एक भी भर्ती पर कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं उठा सकता कि किसी ने पैसे की लेन देन कहीं की हो। कोई प्रमाणित कर दे और मुझे लगता है साबित कर दे कि इसने किया है, उसी समय उसके लिए जेल होगी, उसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त होगी। तो नहीं होगा उसका। इसके अलावा मैंने कहा ना, ये पहले से हम लोगों ने किया है और जितनी पारदर्शी तरीके से किया गया कभी नहीं हुआ। एक दूसरा, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो माहौल तैयार किया, सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण प्रस्तुत किया, इसने प्रदेश के अंदर निवेश की अपार संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। मेरे पास 5 लाख करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव आज के दिन पर हैं। 1 लाख करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव हम लोग पहले ही फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से उनको हम जमीन पर उतार चुके हैं। बहुत सारों से उत्पादन भी शुरू हो चुका है। लगभग 75,000 करोड़ रुपए का हम लोगों को कभी भी हमारे पास तैयार है, उसका हमें केवल ज़मीन पे उतारना है, उसको आके उसका न्यू यानी फाउंडेशन रखना है, बाकी उसकी कोई समस्या नहीं। तेजी के साथ इस प्रक्रिया को हमने बढ़ाया है। 20 वर्ष में प्रदेश के अंदर जितना निवेश नहीं हुआ है, हमने 2 साल से कम समय में उतना निवेश प्रदेश के अंदर अब तक करवाया है। याद करिए, मार्च 2017 टीसीएस यूपी से भाग रहा था, सैमसंग यूपी से भाग रहा था। मैं आया, मैंने पूछा, मैं देख रहा था, एक दिन मैं जा रहा था, कैंडल मार्च लेके कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने कहा कैंडल मार्च का है? लोगों ने कहा टीसीएस के कर्मी हैं। तो मैंने कहा टीसीएस के कर्मी होंगे तो हो सकता है उनका आंतरिक कोई मामला होगा। अगले दिन समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि टीसीएस यहाँ से जा रहा है।
तो मैंने उनके डेलीगेशन को बुलाया, मैंने कहा भी तुम लोग कैंडल मार्च करोगे तो कोई भी उद्योग यहाँ से भागेगा, कोई भी यहाँ से चला जाएगा, क्यों आपने एक कैंडल मार्च कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, टीसीएस जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग हैं और हम चाहते हैं, हम कार्य अपना पूरा कर रहे हैं, कार्य के बाद फिर हम ये करते हैं। मैंने कहा आप लोग जाइए अपना कार्य करिए, मैं बात करता हूँ। और मैं आभारी हूँ श्री रतन टाटा का, मैंने उनसे बातचीत किया और उसके बाद जब चर्चा मेरी हुई टाटा ट्रस्ट के, टाटा सन्स के श्री चंद्रशेखरन जी से मेरी बातचीत हुई और उन लोगों ने पहले तो कहा कि नहीं साहब यूपी में माहौल नहीं है। मैंने कहा भी हम तो अभी आ रहे हैं, पिछले सरकारों के पाप का वो बोझा हमारे ऊपर क्यों डालना चाहते हैं? हमें 6 महीने का समय दीजिए, अगर आपको लगता है कि यहाँ माहौल नहीं है तो आपकी मर्जी है, लेकिन अभी तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे रतन टाटा जी का फोन आता, उन्होंने कहा नहीं आप जो कहेंगे हम उस ढंग से मानेंगे। आज टीसीएस लखनऊ का लखनऊ में है, सभी 2500 कर्मी लखनऊ में काम कर रहे हैं और टाटा टीसीएस नोएडा में 25,000 नौजवानों के लिए नया एक अपना वहाँ पर सेंटर स्थापित कर रहा है, जो देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। इसके अलावा सैमसंग 3,000 करोड़ रुपए का निवेश उनको यूपी में करना था, कई महीनों से उनकी फाइल लटक रही थी। मैंने उनके वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया, मैंने कहा क्यों आप यहाँ से जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा साहब यहाँ माहौल नहीं है, यहाँ जहाँ जाते हैं कोई बात तो करने को तैयार नहीं है, ठीक ढंग से बात नहीं करता है। मैंने कहा ठीक, चिंता मत करिए। हमने अपने औद्योगिक विकास मंत्री को, औद्योगिक विकास आयुक्त को और विभाग के अन्य अधिकारियों को बुलाया, उनके साथ बैठक कराई और मैंने कहा भी 1 सप्ताह के अंदर मेरे सामने एमओयू इनकी तैयार करो और जितनी भी औपचारिकताएं हैं आपकी पॉलिसी के अंदर जो आता हो, इनके साथ बैठ करके उनके सामने स्पष्ट करो। 1 सप्ताह के अंदर यहाँ पर एमओयू मेरे सामने होगा और उसका फाउंडेशन रखने की तिथि भी उसी दिन तय कर दो। आज सैमसंग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अंदर अपना लगा चुका है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री और कोरिया के माननीय राष्ट्रपति जी ने आकर के उसका उद्घाटन भी किया है। यानी ये निवेश केवल यूपी में औद्योगिक निवेश ही नहीं है, 2 देशों के रिश्तों को भी कैसे मजबूती प्रदान कर सकता है, इस दिशा में भी आगे बढ़ा है। ऐसे ही अन्य अनेक प्रकार के निवेश, ये जितने निवेश हमारे यहाँ 5 लाख करोड़ के निवेश होने जा रहे हैं, 20 लाख नौजवानों को हम इसमें प्रदेश के अंदर इसके माध्यम से नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने जा रहे हैं और युद्ध स्तर पर यह कार्य आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की। वो कब तक बनेगा? बनेगा नहीं, आप देखें झांसी में उसका शिलान्यास हो चुका है, कार्य उसमें प्रारंभ हो चुका है। और यही नहीं, अमेठी में अभी प्रधानमंत्री जी आए हैं, AK-203 असॉल्ट राइफल की लगभग 600 करोड़ की परियोजना को उन्होंने उसकी आधारशिला भी रख दी, आगे बढ़ा दिया। आपने अमेठी में सबसे आधुनिक राइफल बनाने का ही क्यों फैसला किया? सुरक्षा सबसे अधिक और विकास की सबसे अधिक आवश्यकता अमेठी को है, क्योंकि 4 पीढ़ी से वो अपशिप्त था, विकास से अपशिप्त था, विकास से कोसों दूर था, इसलिए वहां पर इसकी आवश्यकता थी। और हम लोगों ने साबित किया कि जो लोग उद्योग के नाम पर जमीन लेकर के राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पे कब्जा कर चुके हैं, उन लोगों के सामने उद्योग बना करके दिखाया जाना चाहिए। और चाहे रायबरेली की कोच फैक्ट्री हो और चाहे अमेठी की AK-203 असॉल्ट राइफल का, जिसमें 600 करोड़ का निवेश वहां पर अभी कार्य प्रारंभ हो चुका है रसिया के सहयोग से, मुझे लगता है ये उसके उदाहरण है। तो ये 73+ का मामला है क्या? ये 73+ ने, इस बार आप मान के चलिए 75+ होने जा रहा है। क्यों आपके वो 75+ जो है वो इसमें अमेठी भी है और आजमगढ़ भी है। अमेठी भी है, आजमगढ़ भी है। मुझसे नोट करना। आप अमेठी जीतने का दावा कर रहे हैं? मैं अमेठी जीतने का दावा कर रहा हूं और आजमगढ़ भी जीतने का दावा कर रहा हूं। चलिए, मैं इस दावे पर अभी सवाल इसलिए नहीं उठाऊंगा क्योंकि मई में परिणाम आएंगे, तब फिर बात करेंगे आपसे, ना, तब फिर आपसे बात करूंगा हाँ, आके। लेकिन ये दावा जो है ये विकास के नाम पर है या पाकिस्तान से आई हुई हवाओं के नाम पर है? देखिए, विकास और सुशासन के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर जो विश्वास भरा है, देश के लोगों के गौरव को जिस रूप में बढ़ाया है,
आज हम कुंभ के इतने बड़े आयोजन को इतनी कुशलतापूर्वक संपन्न करने में सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा, पग पग पर उनका मार्गदर्शन, लेकिन एक चीज नमामि गंगे मिशन के माध्यम से इस बार आपने देखा होगा गंगा जी में एक आइडिया तो आपने दे दिया, मोदी है तो मुमकिन है, वो भी बोलने लगे। हमने तो कहा ना, सबसे पहले आपने बोला था। हमने हमने अब तो अपने हर भाषण में बोल रहे हैं वो। मैं आ रहा हूं उसमें कि आज के दिन पर मोदी राज में यानी नामुमकिन मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और मुझे लगता है, या इसलिए मैं कह सकता हूं, एक नहीं मैं आपके सामने 100 योजनाओं को गिना सकता हूं जो पिछली सरकारों के लिए नामुमकिन था, लेकिन जिसको मोदी सरकार ने मुमकिन बनाया है। किसी भी एक योजना पे आप चले जाइए, इस देश के यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट की योजना हो, डिजिटल इंडिया की हो, मुद्रा योजना का हो, स्टार्टअप का हो, स्टैंडअप का हो। कल 7 करोड़ उन माताओं के आंसुओं को पोंछने के लिए 7 करोड़वां एलपीजी का उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन भारत के पेट्रोलियम मंत्री ने प्रदान किया है एक वृद्ध माता को। आप सोचिए कांग्रेस के राज्य में क्या अराजकता थी। लेकिन वो 7 करोड़ में से रिफिल कितने हो रहे हैं? रिफिल भी हो रहे हैं, रिफिल भी हो रहे हैं। लोगों को पहले तो उनके घर में, हमने पहले उनके घर में एक रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया ना फ्री में। एक गरीब भी कह सकता है कि मेरे घर में भी रसोई गैस का कनेक्शन है, वह भी इस बात का दावा कर सकता है। और ये किसके कारण? प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। एक गरीब भी कह सकता है कि उसके घर में विद्युत का उसका अपना कनेक्शन है, किसके कारण? प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। एक गरीब भी कह सकता है कि उसके घर में टॉयलेट है, उसका अपना टॉयलेट है, उसकी घर की महिला को सड़क पर या कहीं खेतों में नहीं जाना पड़ेगा। नारी गरिमा का सम्मान करने के साथ साथ उस परिवार के स्वास्थ्य के खर्चे को कम करने, आयुष्मान भारत में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा देने की गारंटी किसने इससे पहले क्यों नहीं दे पाए लोग? ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हो पाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन जाएगा, क्योंकि बाकी मुख्यमंत्रियों ने एक सड़क बनाई, आपने 2 की घोषणा एक साथ। 2 नहीं, हमारी 3 होने जा रही है। अच्छा, आप तीसरी आप चिंता मत करिए, पूरे उत्तर प्रदेश को हम बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देने जा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हम मई तक अर्थवर्क उसका पूरा कर चुके होंगे और 24 महीने से कम समय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनेगा। एक आप जाइए कभी, आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिखाई देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका आधारशिला रखी है। NH-24 तो बन नहीं रहा, लेकिन वो मेरठ वाला जो है वो तो हम लोग रोज जाम में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप मेरठ के मार्ग को आप देखेंगे, उस पर भी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, हर एक उस पर कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार दूसरा एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बना रही है। मुझे लगता अब तक हम लोग लगभग 5000 हेक्टेयर से अधिक लैंड बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए लेने की प्रक्रिया में तेजी के साथ आगे बढ़ चुके हैं। और इसके अलावा तीसरा एक्सप्रेसवे हमारा बनने जा रहा है कि मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे 600 किलोमीटर लंबा 36,000 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है। अखिलेश यादव कहते हैं आप तो एक भी नहीं बना पाएंगे, जो रेट आपने दिया है वो आपकी भाग जाएगी जो कंपनी है। ये काम हमारा है, काम कैसे होता है हम भी जानते हैं, लेकिन हाँ, एक सच्चाई दर्शकों के सामने जरूर आनी चाहिए, और वो सच्चाई यह कि सपा बसपा का मतलब क्या है। यानी लूट खसोट और भ्रष्टाचार के इतने अच्छे नमूने हैं ये, इनको सचमुच किसी म्यूजियम में रखना चाहिए। ये म्यूजियम के नमूने हैं, भ्रष्टाचार के वे नमूने जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बदहाल किया, उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक नमूना मैं इनके सामने रखता हूं। 2016 में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की समाजवादी पार्टी सरकार ने बिडिंग की थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। 110 मीटर चौड़ा सड़क बनना था, 341 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे बननी थी। 15,200 करोड़ रुपए की पूरी बिडिंग हो चुकी है, सारे ठेके आवंटित भी हो चुके। सौभाग्य से सरकार चली गई और हम लोग सौभाग्य वापस से आ सरकार गए। चली गई।
हम लोग आ गए। तो मेरे सामने अधिकारियों ने कहा कि साहब वो कार्य उसमें प्रारंभ करना है, क्या करें। उस 24 महीने में महाराज जी कितने महीने बचे मैं आपको बता रहा हूँ ना बे, मैं उस पर आऊँगा, पूरी चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो मेरे सामने आए तो मैंने कहा भी कार्य प्रारंभ करो, क्या दिक्कत आ रही। कहा नहीं साहब अभी तो उसकी ज़मीन लेनी है। मैंने कहा भी इतने बड़े प्रोजेक्ट के नियम हैं, आपको मालूम है कि जब तक आपके पास 90% ज़मीन नहीं, 80% ज़मीन नहीं होगी तब तक आप कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते। कितनी ज़मीन है? कहा सरकारी ज़मीन सबको मिला लेंगे तो 15 से 20% हो जाएगी। तो मैंने सबसे पहला निर्णय लिया, मैंने कहा पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर डालो। ये सब बोगस है, बेईमानी का एक नया वो है, इसको बर्बाद, पूरे प्रदेश को बर्बाद कर देगा, हटाओ इसको। हमने उसको पूरा कैंसिल किया। मैंने पूरी टीम बदली, फिर से एक टीम को लगाया। मैंने कहा ये काम करो, इसमें फिर से पहले ज़मीन अधिग्रहण की कार्रवाई करो। और मैंने कहा एक्सप्रेस वे की चौड़ाई अब 110 नहीं 120 मीटर होगी, क्योंकि कल हमें सेमी बुलेट ट्रेन चलानी पड़े तो ज़मीन अधिग्रहण के लिए फिर समस्या ना आने पड़े। और हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। बुलेट ट्रेन भी चलाएंगे एकदम एक्सप्रेस वे के पैरेलल हम लोग उसको लेने जा रहे हैं। तो ज़मीन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया हम लोगों ने। और मुझे प्रसन्नता है 2018 के प्रारंभ में हम लोग 96% लैंड को जब हम लोगों ने अधिग्रहण कर लिया, 96% लैंड हम लोगों ने अधिग्रहण किया। जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी से हम लोगों ने इसका शिलान्यास कराया, भूमि पूजन करवाया। और उसके बाद बरसात के बाद हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है और मई तक हमारा अर्थवर्क पूरा हो चुका होगा। और आप ये मान के चलिए कि 2020 में हम लोग इस मार्ग का लोकार्पण भी करवाने जा रहे हैं। यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और हमारी जो बिडिंग हुई 15,200 की तुलना में 15,200 करोड़ की तुलना, आंकड़े आप नोट करिए, 15,200 करोड़ की तुलना में 11,800 करोड़ रुपए में हम इस एक्सप्रेसवे को बनाने जा रहे हैं। उससे बेहतर बनाने जा रहे हैं, उससे चौड़े बनाने जा रहे हैं और उससे कम समय में बनाने जा रहे हैं। आपसे बात करने में मेरा मन भरता नहीं, सवाल बहुत से मन में आ रहे हैं, लेकिन मेरे जो प्रोड्यूसर हैं वो बार बार कह रहे हैं कि एक तो आपने लेट किया, फिर आप खींच रहे हैं, तो मैं इस बातचीत को विराम देता हूँ। अगले सवाल अगले इंटरव्यू में पूछूंगा। जरूर, बहुत सारे सवाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और एक बार फिर ये बातचीत मुझे लगा है लोगों के दिलों तक पहुंची होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वयं आभारी हूँ आपका कि आपने उत्तर प्रदेश के विकास के इन कदमों के बारे में आज यहाँ पर पूरे दिन भर का यह एक संवाद का कार्यक्रम रखा है। सचमुच मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ।